हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 43। इससे पहले हम वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 40 सेकेंड में दिया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई तितली कैसर हिंद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस तितली का वैज्ञानिक नाम है टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस। नोरोवायरस कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जीवित रह सकता है? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी जीवित रह सकता है। करतारपुर पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो नारोवाल जिले में यह स्थित है। करतारपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है ये। गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। अब यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें से पहला रहेगा यहाँ पर सिटमैक्स सैन्याभ्यास। पोचनपल्ली सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है UNWTO के द्वारा, तो ये भी देखेंगे हम। दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी जानेंगे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पर सिटमैक्स 2021 हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर, भारत, थाईलैंड के द्वारा समुद्री अभ्यास किया गया, जो कि तीसरा संस्करण था और यह हिंद महासागर में आयोजित किया गया। हिंद महासागर के अंडमान सागर के आसपास यह आयोजित किया गया। इसका नाम यहाँ पर सिटमैक्स। अगर हम बात करें इस अभ्यास की, तो यह अभ्यास भारत की सागर नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। ये सागर नीति हिंद महासागरीय क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा एवं समृद्धि की कामना करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज शांग्री-ला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। सिंगापुर द्वारा नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी की गई थी। इस अभ्यास के वर्ष 2021 संस्करण की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की जा रही है। इसमें कई सामरिक प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है, जैसे कि नौसेना युद्धाभ्यास और सतह युद्ध अभ्यास। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में आपसी संबंधों को मजबूत करना और सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना इसमें शामिल है। यह अभ्यास वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है और जून 2018 में शांग्री-ला संवाद में भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भारत और थाईलैंड के बीच अन्य कुछ सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। मैत्री, जो कि सेना के द्वारा किया जाता है। सियाम भारत, जो कि वायुसेना के द्वारा किया जाता है। इंडो थाई कॉर्पेट नौसेना, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यह हाल ही में आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के मध्य भी सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि सेना के द्वारा किया जाता है, थल सेना। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण वायुसेना के द्वारा किया जाता है और सिम्बैक्स किया जाता है नौसेना के द्वारा। अगला टॉपिक यहाँ पर पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार प्रदान किया गया है UNWTO के द्वारा। तो हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में यहां पर चुना गया है। यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में स्पेन के मैड्रिड में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक ग्रामीण पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया था, जो न केवल हमारे गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय कला और शिल्प को पुनर्जीवित करेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। इससे पूर्व तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। पोचमपल्ली गांव की अगर हम बात करें तो पोचमपल्ली तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक कस्बा है और इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक GI स्टेटस के रूप में दर्जा दिया गया था। पोचमपल्ली की अनूठी बुनी शैलियों और पैटर्न पर प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के एक भाग के रूप में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बुनाई और तकनीकी की विविधता और हमारी समृद्ध हथकरघा परंपरा को मान्यता देने के लिए 7 अगस्त 2015 को पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रदान किया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कोलकाता में वर्ष 1905 में 7 अगस्त को टाउन हॉल की एक बैठक में की गई थी। तो उसी के स्मरण में यह दिवस मनाने का परिकल्पना की गई और डेट को डिसाइड किया गया।
18 अगस्त 1951 को इस गांव में आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान की याद में पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। विनोबा भावे वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पर्यटन मंत्रालय ने भारत से UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रविष्टि के लिए 3 गांवों की सिफारिश की थी। हालांकि पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था। इन 3 गांवों में शामिल थे मेघालय में कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लथपुरा खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली। बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव्स भी किया गया है यहाँ पर। तो यह उन गांवों के महत्व को उजागर करने के लिए UNWTO द्वारा संचालित एक पायलट प्रोजेक्ट है जो पर्यटन और संस्कृति के साथ साथ परंपराओं को संरक्षित करने, सामूहिक उत्सव को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है और जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एक तरीके से उन गांवों को पुरस्कृत करना है जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इसके निर्दिष्ट 9 मूल्यांकन क्षेत्रों के अनुरूप अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसका उद्देश्य गांवों को प्रशिक्षण और सुधार के अवसर प्रदान कर ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। UNWTO पर्यटन के वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है ताकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन को सामाजिक आर्थिक योगदान में बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पर जो दोस्तों अगला टॉपिक है वह दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन घर के दरवाजे पर राशन योजना शुरू की है। दुआरे राशन एक बंगाली शब्द है। लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसके प्रमुख बिंदुओं की, तो योजना के तहत डीलर लाभार्थियों के घर पर राशन पहुंचाएंगे। राज्य में लगभग 21,000 राशन डीलर हैं और सरकार प्रत्येक डीलर को डिलीवरी वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। राशन डीलरों को 2 सहायकों की भर्ती करने की भी अनुमति होगी, जिसके 50% वेतन का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वाहन को पड़ोस में सुविधाजनक स्थान पर खड़ा किया जाएगा ताकि निवासियों को राशन के लिए 500 मीटर से अधिक चलने की आवश्यकता ना पड़े। इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। यदि हम यहाँ पर बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम की, तो यह भारत में समाज के गरीब वर्गों को भोजन, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने संबंधी सरकार द्वारा प्रबंधित एक प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित उचित मूल्य की दुकानें FPS या राशन की दुकानों की एक श्रृंखला है के माध्यम से खाद्य और कुछ खाद्य वे सामान जो गैर खाद्य पदार्थ होते हैं को रियायती दरों पर लोगों तक उपलब्ध कराना होता है इसका उद्देश्य। इस प्रणाली का प्रबंधन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकारें गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे ऊपर के समुदायों के लिए कम कीमत पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए काम करती है। राज्य सरकार कार्ड और दुकानों के माध्यम से इन राशन कार्ड धारकों की पहचान और उपलब्धता का एक नेटवर्क स्थापित करना सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खाद्यान्न खरीदती है और इन केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में वितरण के लिए राज्य संघों, राज्य क्षेत्रों को गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी तेल जैसी वस्तुओं का आवंटित किया जाता है। यहाँ पर कुछ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आउटलेट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुएं जैसे कि दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि का भी वितरण करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वह आचार्य विनोबा भावे। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो इनका पूरा नाम यहाँ पर विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोड़े, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र है, यहाँ पर हुआ था। नरहरि शंभू राव और रुक्मणी देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे ये।
उन पर उनकी माँ का अत्यधिक प्रभाव था। इसी कारण वह उनसे गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक है और महात्मा गांधी के एक व्यापक रूप से सम्मानित शिष्य थे ये। साथ ही भूदान आंदोलन के संस्थापक, भूमि उपहार आंदोलन, इसके भी ये संस्थापक माने जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें विनोबा भावे की गांधी जी के साथ जुड़ाव की, तो वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों वह विचारधारा से आकर्षित होकर राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने वर्ष 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती में गांधी जी के आश्रम में शामिल होने के लिए इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। गांधी जी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित जीवन की ओर अग्रसर किया। विनोबा भावे ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी व्यापक भूमिका निभाई थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विशेष रूप से आयातित विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया। वर्ष 1940 में उन्हें भारत में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। 1920 और 1930 के दशक के दौरान भावे को कई बार बंदी बनाया गया था तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के लिए 40 के दशक में 5 साल तक की जेल की सजा दी गई थी। उन्हें आचार्य शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे ने सामाजिक कार्यों में भी अपनी व्यापक भूमिका निभाई थी। इन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास किया था। गांधी जी द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होकर इन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया जिन्हें गांधी जी द्वारा हरिजन कहा गया था। इन्होंने गांधी जी के सर्वोदय शब्द को अपनाया, जिसका अर्थ है सभी के प्रति प्रगति, प्रोग्रेस फॉर ऑल। इनके नेतृत्व में 1950 के दशक के दौरान सर्वोदय आंदोलन ने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया, जिसमें प्रमुख भूदान आंदोलन यहाँ पर शामिल था। यहाँ पर अगर हम बात करें भूदान आंदोलन की, तो वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिए 80 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया। विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों को इस आंदोलन में आगे आने और हरिजनों की सहायता करने के लिए कहा। इसके बाद एक जमींदार ने आगे बढ़कर आवश्यक भूमि प्रदान करने की पेशकश की। इस घटना ने बलिदान और अहिंसा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस प्रकार भू आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन 13 वर्षों तक जारी रहा और इस दौरान विनोबा भावे ने देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा किया। इस समय इन्होंने 58,741 किलोमीटर की यात्रा लगभग तय की। वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में सफल रहे, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन को गरीबी भूमिहीन किसानों के बीच में वितरित किया गया। इस आंदोलन ने दुनिया भर से प्रशंसकों को आकर्षित किया तथा स्वैच्छिक सामाजिक को जागृत करने हेतु इस तरह के एकमात्र प्रयोग के कारण इसकी सराहना भी की गई थी। यदि हम यहाँ पर बात करें विनोबा भावे के क्षेत्रीय कार्यों की, तो वर्ष 1923 में इन्होंने मराठी में एक मासिक महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया, जिसमें उपनिषदों पर उनके निबंध छापे गए थे। उन्होंने जीवन में एक सरल तरीके को बढ़ावा देने के लिए कई आश्रम स्थापित किए जो विलासिता से रहित थे, क्योंकि यह लोगों का ध्यान ईश्वर के प्रति से हटा देता है। महात्मा गांधी की शिक्षा के तर्ज पर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से इन्होंने वर्ष 1959 में महिलाओं के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने गो हत्या पर कड़ा रुख अपनाया था और इसके प्रतिबंध के लिए इन्होंने उपवास की घोषणा भी की थी। साहित्यिक रचना की अगर हम बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति इनके प्रमुख यहाँ पर रचित किताब हैं। मृत्यु की अगर हम बात करें तो वर्ष 1982 में वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर इनका निधन हो गया था। पुरस्कार की बात करें हम यहाँ पर तो विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। फिर इसके बाद उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी विनोबा भावे के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किया है, इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इन सारे टॉपिक्स को सुना होगा तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर सिटमैक्स नौसेना युद्ध अभ्यास भारत किन किन देशों के साथ करता है। दूसरा प्रश्न है विश्व धरोहर स्थल रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब से मनाया जा रहा है। चौथा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई थी। पांचवा प्रश्न है दुआरे राशन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। और अंतिम प्रश्न है विनोबा भावे को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए।
ये वीडियोज़ यदि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।